Welcome to Easy Chemistry for All. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और केनाल रेज। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल सब्सटेंस से प्रोड्यूस होते हैं, गैस से या वेपर से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसी तरह उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स भी होने चाहिए, क्योंकि मैटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये सोच रखते हुए यूजीन गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर इन 1886 में। तो उसने वही उसी तरह डिस्चार्ज ट्यूब ली, लेकिन उसमें थोड़ी सी उसमें अमेंडमेंट्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि उसने जो अपैरेटस यूज़ किया इस अपने एक्सपेरिमेंट में वो कैसा था। चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहे डिस्चार्ज ट्यूब जिसके सेंटर में एक प्लेट फिक्स्ड है, मतलब ये इसके 2 कंपार्टमेंट्स हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के, जिसके सेंटर में परफोरेटेड कैथोड है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है, और इसकी अपोजिट साइड पर एनोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। इसके अंदर इन दोनों प्लेट्स के सेंटर में जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो फ्यू अमाउंट में पाए जाते हैं, और इसकी बिल्कुल बैक साइड पर परफोरेटेड जो कैथोड है, परफोरेटेड मीन्स जिसमें टाइनी और स्मॉल होल्स पाए जाते हैं, इसकी बैक साइड पर उसने फ्लोरिसेंट मटेरियल फिक्स किया, मतलब जिंक सल्फाइड, कि आया अगर पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे तो इसके ऊपर हिट करेंगे और फ्लोरिसेंस क्रिएट होगी। अब हम फ्रेंड्स वर्किंग ऑफ द apparatus यूज बाय यूजीन गोल्डस्टीन उसके बारे में पढ़ेंगे कि यूजीन गोल्डस्टीन ने जो apparatus जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की उसकी वर्किंग कैसी थी, मतलब वो किस तरह काम करती थी। चलिए ये देखते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने डिस्चार्ज ट्यूब जो यूजीन गोल्डस्टीन ने यूज़ की उसकी वर्किंग कुछ इस तरह थी। दोनों प्लेट्स के सेंटर में जो भी उसने गैस यूज़ की उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जब उसने बैटरी को ऑन किया तो क्या हुआ, सेम लाइक जिस तरह कैथोड रेज प्रोड्यूस होती थी डिस्चार्ज ट्यूब में उसी तरह प्रोड्यूस हुई। तो उन्होंने हिट किया इन पार्टिकल्स को। जब इन पार्टिकल्स को हिट किया तो इन्हें आयनाइज कर लिया। जब आयनाइज किया तो इनमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए। इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज थे उन्होंने मूव किया एनोड, मतलब पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ। अब जो पीछे बचा वो प्रोटॉन थे पॉजिटिवली चार्ज, इन्होंने मूव किया किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। चूंकि कैथोड परफोरेटेड था, इसमें टाइनी होल्स थे, तो इन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स ने इनमें से पास होकर जाकर हिट किया किसके ऊपर, फ्लोरिसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड के ऊपर। जब वहां पर हिट किया तो फ्लोरिसेंस यानी कि चमक पैदा हुई, जिससे पता चला कि other than negatively charged electrons, the positively charged protons are also present. अब चूंकि ये परफोरेटेड थी, इन परफोरेशंस को, इन होल्स को, इन सुराहों को कैनाल्स भी कहते हैं। इसकी डिस्कवरी के बाद, इन न्यू रेज की डिस्कवरी के बाद इन्हें कैनाल रेज भी कहा जाता था, और अब इसे प्रोटॉन का नाम दिया गया। प्रोटॉन जो नाम है वो सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। इसमें जो केमिकल चेंज आई वो किस तरह आई, वो इस तरह आई इसकी वर्किंग में, मतलब ये आपके पास कोई भी सब्सटेंस है जो गैस हम यूज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में, प्लस क्यों, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इसी तरह जब हम हीलियम को यूज करें तो हीलियम को जब यूज करेंगे तो कैथोड रेज क्या करेंगी, इसे आयनाइज करेंगी। आयनाइज करेंगी तो इसमें से चूंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। इसी तरह जो यूजीन गोल्डस्टीन ने हीलियम के अलावा हाइड्रोजन को यूज किया, जिसकी चार्ज टू मास रेशो वैल्यू सबसे ज्यादा आती थी, वो किस वजह से, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया किसने, कैथोड रेज ने। इसे आयनाइज किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला और इसके पास +1 चार्ज आ गया इसके ऊपर,
मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही 1 पाए जाते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो इस तरह क्या हुआ, ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस हैं इन्होंने परफोरेशन में से पास होकर किसके ऊपर हिट किया, फ्लोरेसेंट मटेरियल के ऊपर हिट किया, जिससे पता चला कि पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स भी क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। जी फ्रेंड्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज और प्रोटॉन्स की तरफ आते हैं। तो ये आपके सामने मैंने इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। दे आल्सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लाइक इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तरह ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। दूसरा, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ चार्ज टू मास रेशो, इनकी चार्ज टू मास रेशो वैल्यू हमें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट मिलती है। जिस तरह मैंने आपको बताया, जो मटेरियल जो गैस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स पाए जाते हैं चार्ज टू मास रेशो वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होगी। सबसे ज़्यादा जो चार्ज टू मास रेशो वैल्यू यूजीन गोल्डस्टीन को मिली वो हाइड्रोजन की थी। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास रेशो वैल्यू होने के बावजूद फिर भी इलेक्ट्रॉन से इनकी चार्ज टू मास रेशो वैल्यू कम है, क्योंकि मास ज़्यादा है और चार्ज सेम है। दूसरे नंबर पर ये मैंने आपको बता दिया, दे आर 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स ये हैवियर होते हैं। ये जो 1836 टाइम्स जो मैंने लिखा है ये हाइड्रोजन के लिए, जिसकी चार्ज टू मास रेशो वैल्यू हमें सबसे ज़्यादा मिली थी। द मास ऑफ प्रोटॉन, मास जो है वो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। जो हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था वो कम था, वो मैंने आपको बताई थी, लेकिन इसकी ये वैल्यू है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम है, जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा उसी तरह इसका भी चार्ज है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताई, इसकी मैंने वर्किंग बताई और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर, नया टॉपिक लेकर मैं फिर दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए